12 मार्च 1993 मुंबई, जो भारत की इकोनॉमिक कैपिटल कहलाती है, हमेशा की तरह अपनी तेज रफ्तार में चल रही थी। दफ्तरों में लोग काम कर रहे थे, शेयर बाजार में खरीद फरोख्त चल रही थी और सड़कें हमेशा की तरह भीड़ से भरी हुई थी। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में यह शहर दहशत और तबाही का मैदान बन जाएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है 6 दिसंबर 1992 से, जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया और उसके बाद पूरे देश में दंगे भड़के और मुंबई भी इसकी चपेट में आया। जनवरी 1993 तक चले इन दंगों में लगभग 900 लोग मारे गए। दंगों में दोनों समुदायों को भारी नुकसान हुआ। ये माहौल पाकिस्तानी आईएसआई के लिए परफेक्ट था, इंडिया में दंगे भड़काने और टेररिस्ट अटैक करने का, और होता भी यही है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि 1980 और 1990 के दशक में मुंबई का अंडरवर्ल्ड बहुत ही ताकतवर था। दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन जैसे गैंगस्टर स्मगलिंग, हवाला और फिल्म फाइनेंसिंग में शामिल थे। दाऊद ने पाकिस्तान और दुबई में अपना नेटवर्क फैला रखा था। इसलिए आईएसआई ने दाऊद के साथ मिलकर प्लान बनाया मुंबई में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करने का। इसके लिए टाइगर मेमन, जो दाऊद के अंडर काम करता था, उसने मुंबई और आसपास के लगभग 20 यंग मुस्लिम लड़कों को चूज किया और उनको ब्रेन वॉश करके दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजा, जहां उन्होंने बम बनाने, हथियार चलाने और विस्फोटक तकनीक की ट्रेनिंग ली। इन लोगों की ट्रेनिंग 12 दिन तक चली। इस बीच एक घटना होती है। गुल मोहम्मद शेख उर्फ गुल्लू नाम के शख्स को 9 मार्च 1993 को मुंबई क्राइम ब्रांच ने नवपाड़ा से गिरफ्तार किया। बम धमाकों से 3 दिन पहले उसे गिरफ्तार करने का मुख्य कारण था कि मुंबई पुलिस को उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड और सस्पिशियस एक्टिविटीज के कारण शक हुआ। वह अंडरवर्ल्ड से जुड़े मामलों में पहले भी गिरफ्तार हो चुका था। उसने पूछताछ में बता भी दिया कि वो हथियारों व बम बनाने की ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान गया था। गुल्लू ने पुलिस को धमाकों की योजना, ट्रेनिंग और अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी भी दी। हालांकि उसकी गिरफ्तारी के बावजूद पुलिस ने उस समय उसकी सूचना पर सीरियसनेस नहीं दिखाई, लेकिन बाद में यह जानकारी पूरे मामले में अहम साबित हुई। 1993 में मुंबई बम धमाकों के लिए भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक समुद्री रास्ते से स्मगल करके लाए गए थे, जिनमें पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई की सीधी भूमिका थी और मुंबई के अंडरवर्ल्ड के बड़े गैंगस्टर, खासतौर पर दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन ने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया था। हथियारों और आरडीएक्स की तस्करी पाकिस्तान के कराची से समुद्री रास्ते से 2 ट्रोलर्स अल सदाबहार और बिस्मिल्लाह में की गई थी, जिसमें पाकिस्तानी नेवी और आईएसआई ने उनकी मदद की। ट्रोलर से उतारे गए हथियारों, विस्फोटकों, जिसमें करीब 3000 किलो आरडीएक्स, AK-47, AK-56 राइफल और ग्रेनेड थे। इन सबको लोकल अंडरवर्ल्ड एजेंट जैसे दाऊद फांस और शरीफ पार्कर की मदद से गाड़ियों से मुंबई पहुंचा दिया गया। इन हथियारों को मुंबई के अलग अलग ठिकानों में छुपाया गया, फिर बम ब्लास्ट की योजना के तहत इस्तेमाल किया गया। इन हथियारों को पहुंचाने में कई कस्टम ऑफिसर्स भी शामिल थे। कुछ अधिकारी ने तो एक्टिवली ट्रकों को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद भी की। ट्रेनिंग के बाद मार्च में वो लोग मुंबई लौटे और मुंबई के अलग अलग पॉपुलर और सेंसिटिव इलाकों की रेकी की और फिर 12 मार्च को बम प्लांट कर दिए गए। विस्फोटक को स्कूटर या कार की डिक्की या पेट्रोल टैंक में फिट करके ऑफिस बिल्डिंग के बेसमेंट में छुपाया गया। टाइमर और डेटोनेटर के जरिए सेट किया गया ताकि सब जगह एक साथ या कुछ समय के अंतराल में धमाका हो। इसमें मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, होटल सी रॉक जैसी जगह टारगेट थी। 12 मार्च 1993 दोपहर के लगभग 12:30 बजे बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के सामने एक कार खड़ी थी। अचानक जोरदार धमाका हुआ और पूरा इलाका हिल गया। 50 से अधिक लोग मौके पर ही मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। ये पहला धमाका था और आने वाले घंटों का डरावना संकेत। कुछ ही मिनटों बाद एयर इंडिया बिल्डिंग, जवेरी बाजार, पासपोर्ट ऑफिस, प्लाजा सिनेमा, होटल सी रॉक, सेंटोर होटल, वर्ली, माहिम और पेट्रोल पंप और बस स्टैंड पर लगातार 12 जगह धमाके हुए। शहर भर में चीखे, रोना और खून ही खून फैल गया। जो जहां था वहीं ठहर गया। सड़कों पर लोग मरे और घायल पड़े थे। अस्पतालों में भी जगह खत्म हो गई थी। करीब 2 घंटे में मुंबई की रफ्तार थम चुकी थी। कुल मिलाकर 257 लोग मारे गए और 713 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई।
ये हमला भारत पर पहला कोऑर्डिनेटेड और बड़े स्केल पर किया गया आतंकी हमला था, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। पहले मुंबई पुलिस और बाद में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, जिम्मा मिला डीसीपी राकेश मारिया को। 13 मार्च को वर्ली में एक कार मिली हथियारों से भरी, जिसमें 7 AK-47 पिस्टल्स और हैंड ग्रेनेड्स थे। ये कार रुबीना मेमन के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जो टाइगर मेमन की भाभी थी। जब पुलिस ने मेमन परिवार के 8 मंजिला मकान में जाकर छापेमारी की, तो एक स्कूटर की चाबी मिली। फिर स्कूटर मिला मुंबई के नायगांव में। इसमें भी RDX फिट था, बट वो एक्सप्लोड नहीं हुआ। शायद टेररिस्ट ये बॉम्ब ठीक से फिट कर नहीं पाए थे। इस तरह ये पहला क्लू मिलता है मुंबई पुलिस को। इसके बाद पूरे इंडिया में 89 जगह छापेमारी की गई। काफी लोग अरेस्ट किए गए, जिसमें 3 नाम थे, पाशा खान, हनीफ और समीर। इनसे पूछताछ में संजय दत्त का नाम सामने आया। फिर चार्जशीट में संजय दत्त का भी नाम आया। इसमें यह बताया गया कि अब्बू सलेम जो दाऊद के अंडर काम करता था, उसने 16 जनवरी 1993 को हथियारों से भरी मारुति वैन संजय दत्त के घर पर छोड़ी थी, जिसमें AK-47 राइफल और 250 गोलियां थी। संजय दत्त ने इस वैन से कुछ हथियार रखे और फिर बाद में ज्यादातर लौटा दिए थे। संजय दत्त पर हथियार रखने का आरोप था, लेकिन आतंकवादी साजिश में शामिल होने का आरोप नहीं लगा। बाद में सीबीआई की जांच में यह क्लियर हुआ कि संजय दत्त आतंकवादी साजिश में शामिल नहीं था, लेकिन आर्म्स एक्ट के तहत उन्हें दोषी पाया गया और जेल की सजा हुई। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में एक कड़ी जोड़कर सामने आया कि इसके पीछे दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन थे। पाकिस्तान की ISI ने ट्रेनिंग और विस्फोटक दिए। याकूब मेमन, जो टाइगर का भाई था, उसने लॉजिस्टिक और पैसों का इंतजाम किया। भारत के भीतर कई लोगों ने उनकी मदद की। किसी ने गाड़ियां उपलब्ध कराई, किसी ने हथियार छुपाए, कोई बम लगाकर भागा। फिर 4 नवंबर 1993 को लगभग 10,000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की गई, जिसमें 189 लोगों के नाम थे। जांच में पता लगा कि सारा नेटवर्क पाकिस्तान की ISI, दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और साथी आतंकवादियों तक जुड़ा हुआ था। काफी लोगों को पकड़ा भी गया, जिसमें सबसे बड़े नाम थे याकूब मेमन, टाइगर मेमन का भाई। याकूब मेमन को 6 अगस्त 1994 को नेपाल के काठमांडू हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। 2006 में कोर्ट ने फैसला सुनाया और 100 से ज्यादा लोगों को दोषी ठहराया गया। कई लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई और कुछ लोगों को फांसी। इसमें सबसे बड़ा नाम था याकूब मेमन। याकूब मेमन का 1993 मुंबई बम धमाकों में मुख्य भूमिका थी। वह टाइगर मेमन का भाई था, जो पूरे साजिश का मास्टरमाइंड माना जाता था। याकूब पेशे से सीए था और अपने भाई टाइगर मेमन के गैर कानूनी वित्तीय लेन देन संभालता था। याकूब ने धमाकों की साजिश का पैसा जुटाने, विस्फोटक सामग्री और वाहनों की अरेंजमेंट करने में मुख्य भूमिका निभाई। वह पूरी साजिश की जानकारी रखने वाला एक मेन मेंबर था। धमाकों के बाद वो नेपाल भाग गया, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। टाटा कोर्ट ने उसे 27 जुलाई 2007 को साजिश का दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। याकूब ने कोर्ट में कई बार दया याचिका भी लगाई, लेकिन उन्हें मंजूरी नहीं मिली। अंततः 30 जुलाई 2015 को नागपुर जेल में याकूब मेमन को फांसी दे दी गई। लेकिन दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन आज तक फरार हैं। माना जाता है कि वो पाकिस्तान में छिपे हुए हैं। भारत ने कई बार उनके एक्स्ट्राडिक्शन की मांग की, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट और टाडा कोर्ट ने 5 मुख्य कस्टम अधिकारियों को भी दोषी पाया गया, जिनके नाम थे SK थापा, RK सिंह, जयवंत गुरव, मोहम्मद सैयद और सुधानुआ तालवाडेकर, जिन्होंने रिश्वत लेकर हथियारों की तस्करी करने में मदद की। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये कहा कि अगर कस्टम अधिकारियों ने अपना फर्ज ईमानदारी से निभाया होता, तो 12 मार्च 1993 के धमाकों को टाला जा सकता था। इस पूरी कहानी ने भारत को कई सबक सिखाए। सबसे बड़ा सबक यह है कि आतंकी हमला सिर्फ बाहर से ही नहीं, बल्कि अंदर के गद्दारों की मदद से ही सफल होता है। अगर उस समय कस्टम और पुलिस के अफसर रिश्वत न लेते, तो शायद मुंबई का यह काला दिन कभी न आता। फिर क्या होता है, दाऊद की डी कंपनी में गैंगस्टर था राजेंद्र सदाशिव निकालजे उर्फ छोटा राजन, जो 1980 से दाऊद के साथ काम कर रहा था। लेकिन 1993 बम ब्लास्ट ने सब कुछ बदल दिया। ब्लास्ट में दाऊद का नाम आने के बाद छोटा राजन ने उससे अलग होकर खुद को देशभक्त डॉन कहना शुरू कर दिया और दाऊद के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया।
इसी से मुंबई अंडरवर्ल्ड के दो टुकड़े हो गए, एक तरफ दाऊद की डी कंपनी और दूसरी तरफ राजन का गैंग। इसी बीच मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर राज शुरू किया, जिसमें विजय सालास्कर और प्रदीप शर्मा जैसे ऑफिसर्स ने 500 से ज्यादा गैंगस्टर को खत्म कर दिया और गैंग्स के नेटवर्क को तोड़ डाला। दाऊद और छोटा राजन की राइवलरी ने भी गैंग्स को डिवाइड कर दिया, जिससे उनका नेटवर्क और कमजोर हो गया। 2000 के बाद बॉलीवुड ने कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग अपना ली, जिससे डॉन्स का पैसा फिल्म इंडस्ट्री से निकल गया और रियल एस्टेट पर भी गवर्नमेंट की कड़क पकड़ बन गई। ग्लोबल प्रेशर और इंडिया अमेरिका के सैंक्शंस ने दाऊद को पाकिस्तान में छुपने पर मजबूर कर दिया, और जबकि अबू सलेम, अरुण गावली और छोटा राजन जैसे बड़े बड़े डॉन्स एक एक करके जेल पहुंच गए। इस तरह धीरे धीरे 2010 तक मुंबई में अंडरवर्ल्ड पूरी तरह से खत्म हो गया।